दोस्तों, तो बोर मॉडल पे हम और आगे बढ़े इससे पहले हमें लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार में समझने की जरूरत है। लाइट जो है वो डे टू डे लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करने को हमेशा ही मिलती है, राइट? तो लाइट का दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो रे ऑप्टिक्स के थ्रू लोगों ने एक्सप्लेन भले ही कर दिया था I इक्वल्स टू R एंड द स्नेल्स रूल μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। लोगों ने डिराइव तो भले ही कर दिया था, लेकिन लाइट का जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, लाइट है क्या, इसके बारे में लोगों को कोई आइडिया खास लगा नहीं था। लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स तो किए थे, लेकिन मैथमेटिकली या थियोरिटिकली भी कोई भी चीज को प्रॉपर जो लाइट के प्रॉपर्टी के हर चीज के बारे में बता पाए, उसके बारे में कोई कुछ पता नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसमें स्टार्टिंग में न्यूटन जो है वो हमें देता है कॉर्पस्कुलस थ्योरी, यानी लाइट को उन्होंने पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, बट लाइट जो है वो पार्टिकल है, इसका डेफिनेट कोई प्रूफ डेफिनेटली नहीं दे पाए थे, क्योंकि लोग ज्यादातर केस में ये देख पा रहा था जो अगर पार्टिकल है तो डेफिनेटली मास होना चाहिए, पार्टिकल है तो कुछ गैप नजर आना चाहिए। ठीक है, बट ये कोई भी चीज का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस जो है वो हम लोगों का सामने नहीं आया था। तो लोगों को ये तो मालूम पड़ रहा था लाइट जो है वो हमारा पार्टिकल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, राइट। अच्छा, और एक प्रॉब्लम आई, जो हम लोगों का क्लासिकल रे ऑप्टिक्स चल रहा था, चल तो सब कुछ बढ़िया ही रहा था, लेकिन उस क्लासिकल रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये था, जो लाइट हमेशा हम लोगों का स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सामने आई, दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। जो रे ऑप्टिक्स का जो हमारा बेसिक प्रिजम्पशंस है उसके साथ सेट नहीं बैठता है, राइट? तो लाइट का ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा है, इसके बारे में लोगों के मन में सवाल उठता रहा, लेकिन लेट 19th सेंचुरी में जाके सबसे पहली बार लाइट के प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैठना चालू हुआ। तो सबसे पहले लाइट के बारे में जिन्होंने हमें थोड़ा सा ढंग से बताए, दैट इज जेम्स मैक्सवेल एट 1870। जेम्स मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किए, जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सीलरेट करे तो वो चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा एक ऑसिलेटिंग यानी ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के प्रेजेंस में एक वेव हमारा प्रोड्यूस होता है, और उन्होंने उस वेव को बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उन्होंने साथ में ये भी बोले जो लाइट जो है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, मैक्सवेल के बारे में एग्जैक्टली समझने के लिए हमें 12th के एंड तक तो जाना पड़ेगा। राइट नाउ हमें पूरी समझ में तो नहीं आएगी मैक्सवेल ने क्या बोला, लेकिन इतना समझ जाओ, जो कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर हमारा एक्सीलरेट होता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक जो इन्फ्लुएंस है वो भी क्रिएट करता है, और जो एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है वो भी क्रिएट करता है। वो जो इन्फ्लुएंसेस है उसके कारण पे एक मोड ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन जो है वो हमारा पैदा होता है, एंड वो जो मोड ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन है उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एंड लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझो। जो हमारा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा वो दोनों के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा। यानी व्हाट आई मीन टू से इज, जो ध्यान देना यहां पर, जो हमारा ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है मेरा एक्सजेड प्लेन पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन। तो जो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो मेरा एक्स एक्सिस के अलाउंग है।
जो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों जो प्लेन है उनके परपेंडिकुलर्स के साथ परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, और अगर मीडियम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, अनलाइक ऑल अदर वेव्स। जैसे स्ट्रिंग वेव के लिए स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है, साउंड के लिए हमें एयर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा प्रूफ, सन और अर्थ के अंदर ज्यादातर जगह जो है वो खाली है, लेकिन लाइट जो है वो डेफिनेटली हमारा ट्रैवल करता है फ्रॉम सन टू अर्थ। थर्ड, electromagnetic waves have two main properties. One is the frequency and another is the wavelength. उसने बोला हर वेव को मैं दो चीज से कैरेक्टराइज करूंगा, एक है उस वेव का फ्रीक्वेंसी और दूसरा जो है उस वेव का वेवलेंथ। एंड व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वेवलेंथ? वेव का ये वाला एक हिस्से को हम बोलते हैं वन वेव, और रेदर द करेक्ट स्टेटमेंट इज वन वेवलेट। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक सेकंड में जितने ऐसे वेवलेट्स पास करते हैं उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये एक वेवलेट का जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ। यानी पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने पे वेव जितना डिस्टेंस से हमारा आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं उसका वेवलेंथ। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा, और वैक्यूम में या फिर एयर में जो हमारा लाइट का वेलोसिटी है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वही वेलोसिटी होती है। तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। एंड इन जनरल मीडियम अगर एयर के अलावा और कोई मीडियम है तो इन दैट केस वो उस मीडियम का वेलोसिटी के इक्वल होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव का खुद की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो वेवलेंथ है उस पर डेफिनेटली हमारा इफेक्ट जो है उस पे मीडियम का पड़ता है। बट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा एब्सोल्यूट है, चाहे तुम एयर पे रहो या वाटर में रहो, कहीं पर भी रहो, जो फ्रीक्वेंसी एक बार वेव का सेट हो गया है वही फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए रहने वाली है। ओके। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है दैट इज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज, और लैम्डा का जो एसआई यूनिट है दैट इज नथिंग बट द मीटर। ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका वैल्यू लगभग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी आर गोइंग टू टेक इट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म हम यूज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द 1/λ और लैम्डा बार, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी व्हाट इज वेव नंबर? ऑब्वियसली बात है पर यूनिट लेंथ अगर हम एसआई पे ले रहे हैं तो इन दैट केस 1 मीटर में जितने ऐसे वेवलेट्स बनेंगे उस चीज को हम बोलेंगे उसका वेव नंबर। ठीक है, समझ में आया? नाउ मैक्सवेल ने यह भी बोला जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका फ्रीक्वेंसी और या फिर वेवलेंथ्स बोलोगे तो वो एक बहुत बड़ा रेंज के बीच में होता है। सबसे छोटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है यानी मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है दैट इज द रेडियो वेव्स, और वहां से चालू करते हुए जो फाइनली गामा रेज बोल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम वेवलेंथ का सारे प्रकार का हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है, जिसका एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो है हमारा विजिबल लाइट। उसका एक बहुत छोटा हिस्सा जो है दैट इज नथिंग बट द विजिबल लाइट, और इस पूरा चीज को उन्होंने नाम दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेंजेस है एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर। ठीक है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर। जो बेसिकली यहां पर कौन सा वेवलेंथ किस रेंज का, वो रेंज जो है वो तुम्हें प्रॉपर याद रखना है। जो एक्सरेज है तो कहां पर होगा, विजिबल है तो कहां पर होगा,
इंफ्रारेड है तो कहां पर होगा, ये सारे स्पेक्ट्रम के हिस्सा है। उस स्पेक्ट्रम में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज में लोगों ने वाया ऑब्जर्वेशन उन्होंने उस पूरा स्पेक्ट्रम को कुछ डेफिनेट पार्ट्स में तोड़ रखे हैं। वो जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो हमारा रटा हुआ होना चाहिए, उसमें देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, बट वो नाम जो है वो तो हमें रटा हुआ हर हाल पे होना चाहिए। सो फार सो गुड। लाइट वेव है, ये मान लेने पर जो वेव की प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करते हुए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेंडिंग ऑफ लाइट यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो वाला फिनोमेना कंप्लीटली एक्सप्लेन हो गया। जिंदगी काफी बढ़िया सी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों ने मान लिए थे लाइट जो है वो हमारा एक वेव है। समस्या आनी तब चालू हुई जब लोगों ने कुछ पर्टिकुलर चीजें ऑब्जर्व करना चालू किए। पहला उन्होंने ये देखे जो अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी है जिसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, वो ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली क्या होता है वो तुम्हें 12th में समझ में आएगा, फिजिक्स 11th में फिजिक्स में बाद में समझ में आएगा, उसके बारे में अभी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लैक बॉडी जो हमारा रेडिएशन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वेव फिनोमेना से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था। दूसरा लोगों ने यह भी ऑब्जर्व किया जो सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करने के कारण लोग ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर। ठीक है, उसके बाद लोगों ने और भी देखे जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या फिर जो हीलियम का स्पीसीज हो या जो भी हो, इन सब के जो हमारा लाइट्स निकल रहा है वो लाइट्स कुछ डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले रहा है, वो सारे के सारे पॉसिबल वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा है। ये चीज भी वेव नेचर से कहीं पर भी एक्सप्लेन्ड नहीं था। लेकिन जो मेजर चीज में लोगों को प्रॉब्लम आई जिसके ऊपर बेस करके सारे के सारे चीजें एक्सप्लेन होने वाली है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लोगों ने जब लाइट को मेटल प्लेट के ऊपर डाला तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने का जो तरीके हैं वो वेव नेचर के साथ कंप्लीटली कंट्राडिक्टरी था, और कंप्लीटली कंट्राडिक्टरी होने के कारण वो वेव नेचर से कहीं पर भी एक्सप्लेनेबल नहीं था। तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी लाइट को पार्शियली तो एक्सप्लेन कर पाया था, न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी है उसको कंप्लीटली नलिफाई कर दिया था। लेकिन नया समस्याएं सामने आई हैं, और वो समस्याओं आने के कारण लाइट एक कंप्लीटली वेव है, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। समय आगे बढ़ता है, जिंदगी में हमारे पास आते हैं प्लैंक, और वो प्लैंक किस तरीके से इस पूरा का पूरा चीजों को बदलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब जहां पे हम लोग को समझ में आना बंद होता है वहां पर हम चालू करते हैं तुक्केबाजी। तो मैं एक बार के लिए पहले साइड हट जाता हूं, जो कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाद में नोट्स बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो हम लोगों का क्लासिकल वेव नेचर के प्रॉब्लम आए तो वैसा ही एक प्रॉब्लम लेके काम करना चालू किया प्लैंक। प्लैंक एक साइंटिस्ट है, तो प्लैंक ने जो काम करना चालू किए दैट इज ऑन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए प्लैंक ने एक तुक्का मारा। प्लैंक ने यह बोला जो वेव में हम एनर्जी का कंटिन्यूअस प्रोपगेशन जो एज्यूम करते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोपगेशन का जो एजम्पशन है दैट इज रॉन्ग। लाइट में जो एनर्जी का प्रोपगेशन होता है दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर। लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में हमारा एनर्जी देता है, और वो जो डिस्क्रीट क्वांटिटी और द स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटम। यानी कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एब्जॉर्व करता है या फिर एमिट करता है
that always happens in the form of quantum or in the discrete fashion, यानी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करने के बाद एक बहुत छोटा बट फाइनाइट टाइम के बाद ही अगला एनर्जी वो एमिट या फिर एब्जॉर्ब करने वाला है। और इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हमारे नेकेड आई पे ऑब्जर्वेबल तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो टाइम लैग डेफिनेटली है ही है। एक एनर्जी जो वो मिनिमम छोड़ सकता है उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटम, और ये क्वांटम का जो एनर्जी होगा ई, उन्होंने क्लेम किए दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, अच्छा ये प्लैंक का शुद्ध तुक्का है। प्लैंक ऑब्जर्वेशन के बेसिस में कुछ कुछ बातें यहां पर कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी जो है प्लैंक को अभी राइट नाउ कोई थ्योरी ढंग से मालूम नहीं है, राइट। सो उन्होंने बोला E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने नाम दिया H, जिसको आज हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट विल हैपन इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू। यानी कोई एक बॉडी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ेगा वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो एक वैल्यू H न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में ही होने वाला है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, इन शॉर्ट जो न्यूटन का पार्टिकल नेचर से लोग आगे बढ़ चुके थे वाया मैक्सवेल, प्लैंक वापस कुछ न्यूटन के लैंग्वेज पे ही बात करना चालू किए, क्योंकि डिस्क्रीट नेचर तो हमारे पार्टिकल्स के हुए होते हैं। वेव्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर, ये तो वेव का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और वेव में ऐसा कोई क्वांटाइजेशन का रूल वैलिड ही नहीं है। हाँ, अगर हम पार्टिकल माने तो बात समझ में आती है, क्योंकि पार्टिकल का मान लो मैं हर सेकंड में एक बॉल छोड़ता हूं, तो हर बॉल आइडेंटिकल है तो उसका मास फिक्स है, तो पर सेकंड में जब मैं छोड़ूंगा तो बॉल्स जो जाएंगे वो एक फिक्स्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ ही जाने वाली है। तो प्लैंक जो है वो उनका शुद्ध तुक्का था, और वो वापस कुछ ना कुछ तरीके से तो न्यूटन के शब्दों में ही वापस बात करना चालू किए। इस कारण पे साइंटिफिक दुनिया में उनकी ज्यादा कोई महत्व रही नहीं, क्योंकि मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी है वो लाइट का इस प्रॉपर्टी के अलावा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, सारे के सारे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर डाला था। तो लाइट वेव नहीं है, वो डिस्क्रीटली एनर्जी देते हैं। ये बात समझ पाना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तो इस कारण पे प्लैंक का ये बेसिकली हाइपोथेसिस था, ये कोई पुख्ता सबूत के दौर पे प्लैंक कुछ सिद्ध तो नहीं कर पाए थे। ठीक है, देखते हैं समय के साथ आगे क्या होता है। ऐसे ही चल रहा था। एट 1887 हर्ज ने एक बहुत ही ज्यादा मस्त एक्सपेरिमेंट दिखाए, और उसको हम बोलते हैं उसका फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या है, अगर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है और उस पे अगर मैं एक मेटल प्लेट लेता हूं, उस मेटल प्लेट का नॉर्मली एक्टिव मेटल होना चाहिए, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, और दूसरे एंड पे एक डिटेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करे। यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है जो कि हम करंट मेजर कर सके। तो हर्ज ने ये ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो मैं ये मेटल प्लेट है उसके ऊपर अगर लाइट डालता हूं, तो लाइट डालने पर जो डिटेक्टर प्लेट है उस पर इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हुआ, यानी एमीटर में करंट दौड़ना चालू हो गया। इसके मतलब यह है जो हमारा मेटल प्लेट है वहां से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन
डिटेक्टर की ओर जा रहे हैं। दैट वॉज अ हर्स एक्सपेरिमेंट एंड हर्स ने कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो है वो भी साथ में दिए। नंबर 1, जो लाइट हमारा गिरा और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा निकला यानी एमीटर में करंट डिटेक्ट हुआ, दैट वाज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, यानी देयर वाज नो टाइम लैग। अच्छा, देयर वाज अ बिग कंट्राडिक्शन। अगर मान लो मुझे कोई भी चीज को गर्म करके एनर्जी देके निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियस सी बात है वेव को एक सर्टेन टाइम तक गिरना जरूरी है, वरना ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी एक्युमुलेट ही नहीं हो पाएगी। अगर मान लो सन पे रख के तुम्हें कोई चीज को गर्म करनी है, सनरेज पे रख के तुम्हें कोई चीज को गर्म करनी है, तो तुम्हें कुछ देर तक रखनी पड़ती है, इंस्टेंटली थोड़ी ना कोई गर्म होती है। इट टेक्स टाइम गर्म होने के लिए, राइट। दूसरा उन्होंने ये बोला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू द करंट, और उन्होंने बोला वो करंट का वैल्यू जो है वो उस लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये बातें तो ठीक है, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलनी चाहिए, ये तो चलो ठीक है, ये क्लासिकल वेव नेचर के अकॉर्डिंग भी सेट तो हमारा बैठता है। बाय द वे, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ने तो कमाल कर दिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन यह था, जो मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हर मेटल के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखे, एक लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जिसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हमारा पहली बार इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अगर उससे नीचे का फ्रीक्वेंसी हुआ तो इन दैट केस कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होते हुए नजर नहीं आया। उन्होंने ये दिखाया, जो पोटेशियम जो है, पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो उन्होंने कितना भी स्ट्रॉन्ग रेड लाइट लिया जिनका फ्रीक्वेंसी होता है 4.3 to 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी में लेने के बाद भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हुआ, जबकि अ वेरी वीक इलेक्ट्रो लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है, वो आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए नजर आया। यानी इंटेंसिटी का तो कोई गेम रहा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं होगा। यानी मेन बात यह है, जो इंटेंसिटी जो कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, वो मैं अगर बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। कलर से तो अभी तक कोई फर्क पड़ा ही नहीं एनर्जी पर, पूरा गेम ब्राइटनेस की थी। अचानक से यहां पर ब्राइटनेस कंप्लीटली रिडंडेंट जैसा हो गया। पूरा का पूरा जो हमारा डिसीजन हुआ निकलेगा या नहीं निकलेगा, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन कलर, एंड दैट वाज अ वेरी 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 बिग ऑब्जर्वेशन। और चौथा, फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, electrons come out with some kinetic energy having a maximum value। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स पाए गए उनका काइनेटिक एनर्जी का भी एक मैक्सिमम वैल्यू हमारा नोट डाउन हुआ। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारा क्लासिकल थ्योरी के तो कंप्लीटली खिलाफ है, और मैक्सवेल के कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टीज के साथ सेट नहीं बैठता है। एंड ये सेट बैठता है ज्यादा प्लैंक की तरह, यानी ऐसा लगना चालू हुआ जो प्लैंक शायद सच बोल रहे थे। क्योंकि अगर मैं ये क्वांटाइजेशन मानूं
यानी ये मान लो जो इलेक्ट्रॉन असली में जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो डिस्क्रीट तरीके से ही कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यूज भी करता है। प्लैंक ने ये तो हमें बोले थे ना, जो ई जो है वो हमारा एच न्यू है, और वो जो अमाउंट है वो तो केवल और केवल कलर पे ही डिपेंड करता है। तो क्या ये बात सत्य है जो प्लैंक बोल रहे थे? बट प्लैंक ने तो लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो बाकी सारे चीजों का क्या? तो 1905 में फाइनली गेम में आते हैं आइंस्टाइन। आइंस्टाइन हम जानते ही हैं पूरा फिजिक्स को रिवोल्यूशनलाइज करते हैं, एंड 1905 पे आइंस्टाइन विद द हेल्प ऑफ प्लैंक ये वाला फिनोमेना को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। प्लैंक का जो तुक्का था वो सही साबित होता है। तो सवाल यहां पर उठता है, तो क्या हमारा न्यूटन सही थे और प्लैंक गलत? तो फिर अभी तक जो एक्सप्लेन हो रहा था मैक्सवेल से सब कुछ, तो वो मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन कहां पे जाएगा? क्या लाइट असली में वेव नहीं है? क्या लाइट असली में पार्टिकल ही है? ये सारे सवाल का जवाब जो है वो अब हमारा आइंस्टाइन देने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत हो गया है ब्लैक व्हाइट की दुनिया, अब हम जाने वाले हैं ग्रे जोन पे। आइंस्टाइन ने उनका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात किए, जो मास और एनर्जी जो अभी तक हमारे क्लासिकल फिजिक्स में दो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज थे, यानी जो मास है वो मास है, जो एनर्जी है वो एनर्जी है। आइंस्टाइन ने वो वाला बैरियर को तोड़ डाले और उन्होंने बोले मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। Mass is nothing but a highly concentrated form of energy, and if we destroy mass, then we can get back that particular energy. उन्होंने बोला अगर मास किसी का m है तो in that case उसका जो एनर्जी होगी that will be equals to mc square. So Einstein gave us the famous formula E equals to mc square. यानी आइंस्टाइन ने ये बोला है जो अभी तक जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स में दो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फिनोमेना है वो एक्चुअल में एक सिंगल फिनोमेना ही है, दो फिनोमेना नहीं। उन्होंने ये बोले जो दुनिया में ना कुछ एब्सोल्यूट मास है ना कुछ एब्सोल्यूट एनर्जी है, यानी मास और एनर्जी का ये वाले इंटर कन्वर्जन के कारण पार्टिकल और वेव में जो बाउंड्री था वो बाउंड्री भी तुरंत निपट गया। आइंस्टाइन ने ये हमें बोले जो एवरीथिंग हैज अ ड्यूअल नेचर, यानी एवरी वेव हैज अ पार्टिकल नेचर एंड एवरी पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। यानी उन्होंने बोले जो ना मैक्सवेल गलत थे और ना न्यूटन सही थे, यानी इस सेम वे ऑफ सेइंग ना न्यूटन गलत थे मैक्सवेल सही थे। एक्चुअल में तो दोनों ही अर्ध सत्य थे। लाइट ना हमारा पार्टिकल है ना लाइट हमारा वेव है, लाइट एक्चुअल में दोनों है। लाइट का जो नेचर है वो कुछ पार्टिकल की तरह होंगे और कुछ वेव की तरह होंगे। हाँ, जो एनर्जी का प्रोपगेशन मैक्सवेल कंटिन्यूअस बोले थे वो गलत था। जो प्लैंक ने तुक्का मारे थे वो एक्चुअल में सही था। लाइट जो है वो एक्चुअल में एनर्जी पार्टिकल्स के सहारे बनते हैं और उन एनर्जी पार्टिकल को उन्होंने बोले फोटोन, और दो फोटोन के बीच में एक फाइनाइट बट अ वेरी स्मॉल टाइम गैप तो एग्जिस्ट करता है, यानी एनर्जी का प्रोपगेशन इज एक्चुअली डिस्क्रीट। अब बात यह है वो टाइम गैप इतना छोटा है, जो नॉर्मल फिनोमेना है जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो टाइम, उसके लिए वी कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट टाइम गैप, वी विल ऑब्जर्व द कंटिन्यूअस प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हमारे ह्यूमन आई का लिमिटेशन होता है, अगर
0.03 सेकेंड के पहले हमारे आंख में कुछ गिर जाए तो इन दैट केस एक्चुअली हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जो दोनों एक्चुअल में डिफरेंट टाइम में हुआ है। हमें एक्चुअल में दोनों इवेंट कंटिन्यूअसली नजर आएंगे। बेसिकली पुराने जमाने के जो मूवीज बनते थे, जो रील बनते थे, वो तो हमारे स्टैटिक फोटोज होते थे और उस फोटोज को इतना तेजी से मूव करवाता था जो कि हमें अपनी नॉर्मल आंखों से उनके बीच का टाइम लैग को हम नहीं पकड़ पाएंगे। दैट्स द ओनली फंडा। लेकिन कुछ जगहों पे वो टाइम गैप हमारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला जो क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल प्लैंक ने हमें दिए थे, दैट इज एक्चुअली वैलिड। photons can be considered as a massless particle. Photon can be considered as a massless particle or simply they will call as energy particles. और एक फोटोन के अंदर जितनी एनर्जी होगी, that energy will depend only upon the frequency of light and that is given by E equals to h nu। जो प्लैंक ने प्रेडिक्ट किया था वो हमारा 100% सही था। तो अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा वो भी फिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंटेंसिटी आई को इंक्रीज करता हूं, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग nothing but the number of photons per unit time। इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ केवल एक ही मतलब होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हमारा इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जितने अब्सॉर्ब करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन मिलेगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। बट एक बार में तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही फोटोन कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी उस वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब ओनली वन फोटोन। So that is simply saying intensity I has no role to play in amount of energy electron is getting। एक इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिल रही है, देखो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिलेगी उतनी वो बढ़ेगा, दैट्स एग्रीड। वो तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में सामने आया था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था। लेकिन एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी उस पर हमारा इंटेंसिटी का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं था। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहां पर अगर कोई पॉइंट नहीं था, यहां पर अगर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं था इंटेंसिटी का, तो सिंपल सी बात यह है, लेट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू से h न्यू नॉट। ठीक है, यानी ये उन्होंने लिए फ्रॉम द हर्ट्ज। न्यू नॉट था हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम इतना एनर्जी तो हमारा फोटोन के पास होना चाहिए जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन को निकल पाए। तो इसको हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल।
न्यू नॉट जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो हमने पहले ही बात किए थे। सो अगर एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट हो, नो इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड। अगर एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज नहीं होने वाला है, ठीक है। वॉट एवर बी द इंटेंसिटी इट डजेंट मैटर, बट पर इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिल रही है उस पर तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। इट्स सेम लाइक सेइंग, ध्यान दो, अगर कोई एक शीशा है, मैं इस पे कितना भी पिंग पोंग बॉल्स मारूं, टेबल टेनिस के बॉल्स मारूं, वो शीशा नहीं टूटेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने पे मैं नंबर ऑफ बॉल्स पर यूनिट टाइम बढ़ा रहा हूं, बट एक बॉल नहीं तोड़ पाया तो बॉल्स नहीं इवेंचुअली नहीं तोड़ पाएगा। तुम कितनी देर भी शॉट मार लो, अल्टीमेटली टेबल टेनिस बॉल के चक्कर में मेरा बोर्ड थोड़ी ना टूटता है, नहीं टूटता है, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं क्रिकेट बॉल लेकर आता हूं, ड्यूस बॉल लेकर आता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक भी फेंकूंगा तो तुरंत मेरा शीशा टूटेगा। सो द डिस्क्रीटनेस इन द एनर्जी प्रोपगेशन, ठीक है, दैट इज द पार्टिकल नेचर इनसाइड द वेव। यानी लाइट जो कि प्रीडोमिनेंटली एक वेव है, बट उसका एनर्जी प्रोपगेशन का जो नेचर है दैट हैज सम डिस्क्रीटनेस, एंड ड्यू टू दैट डिस्क्रीटनेस इट हैज सम पार्टिकल नेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर मेटल का जो स्पेसिफिक हीट है, या आगे हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के प्रॉपर्टीज, या फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे के सारे हमारा ये पार्टिकल नेचर यानी डिस्क्रीटनेस यानी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन के ही एक्सप्लेनेशन से हम कर पाएंगे, ठीक है। सो एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। अगर एच न्यू greater than or equals to h nu naught, electron will be released, and जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियस बात है हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस बात है कोई बल्क से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मेटल में बाकी बॉडीज के साथ डेफिनेटली वो कोलाइड करके थोड़ा बहुत अपना एनर्जी लूज कर सकता है। जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी that will be h nu, so that is the basic introduction towards photoelectric effect। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही कम बातचीत करने वाले हैं। ये 12th में हम फिजिक्स में वापस सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी रिगार्डिंग इट। हम बहुत ही ज्यादा विस्तार में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी फिलहाल बस हमें यह समझना है जो फोटोन यानी एनर्जी पैकेट आखिरकार क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर और एक बात आती है, जो फोटोन हैज रेस्ट मास इक्वल्स टू 0, बट it has a moving mass। यानी ध्यान देना, एनर्जी मास इक्विवेलेंस से जो हम लिख सकते हैं h nu will be equals to mc स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं hc बाई लैम्डा। न्यू जो है वो तो मेरा c बाई लैम्डा है। यानी फोटोन का रेस्ट मास हमारा 0 है, लेकिन इट हैज सम मूविंग मास, और वी कैन से दैट h इज इक्वल्स टू मूविंग मास जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू h बाई c लैम्डा। दैट इज द मूविंग मास और द इक्विवेलेंट मास। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो हमारे पास आएगा
that will be equals to mass into the velocity. velocity तो हमारा velocity of light है, तो हम लिखेंगे जो P will be equals to h by lambda. So these are the basic properties regarding photon जिसके बारे में आइंस्टाइन हमें बातचीत किया था. ठीक है. नाउ सवाल यहां पर यह आता है, जो डज पार्टिकल ऑल्सो हैव वेव नेचर? क्या पार्टिकल के पास भी वेव नेचर हमारा होता है या फिर नहीं होता है? ठीक है. एंड आइंस्टाइन के बाद लोगों ने और फर्दर एक्सपेरिमेंट किए इसके रिगार्डिंग. एंड सबसे पहले डी ब्रॉगली गिव वेव नेचर ऑफ पार्टिकल. डी ब्रॉगली जो है वो सबसे पहले वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बातचीत किए, and that was verified by Davidson Jurner experiment. और इसको वेरीफाई जो हुआ था वो डेविडसन जर्नर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा हुआ था. उन्होंने ये बोला था, जो अगर हमारा कोई पार्टिकल है, इसका मास है m और वेलोसिटी है v, तो इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv. और डी ब्रॉगली ने एक मस्त सा तुक्का मारा. जो तुक्का हुआ हमारा सेट, यहां पर जैसे फोटोन के लिए P इक्वल्स टू h बाई लैम्डा था, तो एग्जैक्टली सिमिलरली डी ब्रॉगली ने बोला वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग मास, wave associated with a moving mass has a wavelength equals to lambda. The wave associated with a moving mass has a wavelength that is equals to lambda. और उन्होंने ये बोला lambda is equals to h by mv. एग्जैक्टली जो फोटोन का था, mv इज नथिंग बट p, इसको बस साइड चेंज कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. ठीक है. सो डी ब्रॉगली ने हमें पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के बारे में बातचीत किया, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बातचीत किया, और उन्होंने ये बोला जो हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होता है, जिसका वेव लेंथ हमें देते हैं हम लोग पाया h by mv. दिस इफेक्ट is a negligible for macro bodies but important for electrons, protons and neutrons. यानी जिनका हमारा मास बहुत ज्यादा कम होता है उनके लिए ये वाला फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखता है. सो डी ब्रॉगली इवेंचुअली पूरा का पूरा डुअलिटी को कंप्लीट करते हैं. बाद में इस गेम में आते हैं हाइजेनबर्ग. हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होती है. हाइजेनबर्ग ये बोलते हैं क्योंकि पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है
तो कोई एक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना संभव है ही नहीं। ये सारी बातें हम करेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिगार्डिंग भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम बोर मॉडल की ओर बढ़ते हैं। तो बोर मॉडल को समझने के लिए जितना हमें डुअलिटी जानने की जरूरत थी वो हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट, जो हम इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, यानी जो एनर्जी लेवल्स मैंने बनाया था वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्साइट कैसे करेंगे, या फिर अगर मान लो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन हमारा डी एक्साइट होता है, तो इन दैट केस उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, उन चीजों के बारे में हमें जाननी है। ओके।